हेलो अमीगोज। आज कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 17 करने वाले हैं हम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे ही चैप्टर मेरे साथ तुम यहाँ रिवाइज कर लो दोस्त, तो फिर एप्लीकेशन पे जाकर के इसके एमसीक्यूज भी ज़रा लगा लेना। जो कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 17 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके कई सारे एमसीक्यू के बंडल हैं, जो उसमें पहला एक या पहले दो जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी की लाइन के होते हैं। उसमें 100% नंबर तुम्हारे आने ही चाहिए। बहरहाल देखो भाई, पहला पैराग्राफ बोल रहा है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो है कहाँ हो रहा है। ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल है, पहली बात तो वो इनडायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली नहीं हो रहा है। कागज का टुकड़ा जलाते हैं जब हम, तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को ले रहा है। यहाँ इनडायरेक्टली ग्लूकोज को तोड़ने, अमाइनो एसिड फैटी एसिड से एनर्जी डिराइव करने के लिए इनडायरेक्टली, याद कीजिए, ऑक्सीजन जो है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। और जब ये सब काम होता है तो फिर CO2 जो है वो रिलीज होती है, चाहे वो TCA साइकिल से रिलीज हो रही हो। और जो अगर CO2 शरीर के अंदर में इकट्ठी होने लगी तो फिर वो हार्मफुल भी हो जाएगी, क्योंकि ये जो CO2 है वो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस जब हम अपने शरीर के अंदर में इन सबको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वक्त निकलती है। जब हम सांस ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं और एटमॉस्फेयर में CO2 को वापस छोड़ रहे हैं, तो इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कह देते हैं, आम भाषा में के अंदर में रेस्पिरेशन बोल देते हैं। फिर यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको पूरे चैप्टर के दौरान मिलते रहेंगे या दिए जाएंगे। फिर आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जिक्र कर रहा है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर में ये ह्यूमंस पे शुरू करने से पहले बताने की कोशिश कर रहा है। देखो, ऐसा नहीं कि ह्यूमंस में जिस तरीके से लंग्स होते हैं उसी तरीके के जो लंग्स हैं वो दुनिया में हर एक ऑर्गेनिज्म के पास होंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो बोल रहा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एक चीज़ पहले, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है भाई? कहाँ रहते हैं आप? पानी में रहते हैं तो शायद गिल्स का इस्तेमाल करेंगे, धरती पे रहते हैं तो शायद लंग्स या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि धरती पे हैं लेकिन आपको लोअर ऑर्गेनिज्म है तो शायद आप फ्रॉग की तरह क्यूटेनियस, बक्कल कैविटी, अपनी स्किन, लंग्स, इन सब से करेंगे। अगर ह्यूमन है तो आप केवल और केवल लंग्स से करेंगे। फिर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इन्वर्टिब्रेट में जैसे स्पंज है, सिलेंट्रेट है, फ्लैट वर्म है, ये तो सारे के सारे अपनी जो एंटायर बॉडी सरफेस है उसी से O2 और CO2 का सिंपल डिफ्यूजन करवा लेते हैं ये लोग। फिर हम बात आते हैं अर्थवॉर्म पे, जहाँ पर मॉइस्ट क्यूटिकल बॉडी है, वहाँ पे मॉइस्ट है, उससे चीज़ों का एब्जॉर्प्शन करवाया जा रहा है। इंसेक्ट्स की बात करें तो उनमें पूरा का पूरा क्या देखने के लिए मिलेगा? पूरा का पूरा बॉडी के अंदर में इस तरीके से ट्रेकियल ट्यूब का नेटवर्क देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से वो सांस-वाँस ले पाते हैं। जो लोग ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, मोलस्का, फिशेस, ये लोग क्या है, गिल्स या ब्रैकियल, मतलब गिल्स का ही दूसरा नाम है ब्रैकियल रेस्पिरेशन, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो गिल्स का इस्तेमाल भी हो गया। फिर आता है अल्टीमेटली हम लोग के टेरेस्ट्रियल वाले जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन का, गैसेस। लेकिन एक बात कॉमन है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया से लेकर के हम तक, जो गैसियस एक्सचेंज है वो होगा डिफ्यूजन से ही। मतलब वहाँ किसी तरीके की कमी नहीं है, डिफ्यूजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। फिर यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से फिशेस जो हैं गिल्स वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। अगर हम देखें तो एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये सारे लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। एम्फीबियन की बात करें तो फ्रॉग जो है वो अपनी स्किन, क्यूटेनियस, बक्कल कैविटी और लंग्स, इनसे भी गैसियस एक्सचेंज कर सकता है। अब जो है पूरा स्ट्रक्चर दिखाएगा, आपको बताएगा कि भाई किस तरीके का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो यही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। हल्का सा याद रखिए, मैं हल्का सा यहाँ पर ज़िक्र करा देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपका लैरिंक्स है, वॉइस बॉक्स है, इसके ऊपर आपका फेरिंक्स वाला एरिया होता है। फेरिंक्स जो होता है वो आपका कॉमन पैसेज होता है, तो ये देखिए, तो ये आपका नेज़ोफेरिंक्स हो गया, ये आपका ओरोफेरिंक्स हो गया, ये लैरिंजियोफेरिंक्स हो गया। तो 3 हिस्से में आप इसको डिवाइड कर देते हैं, फेरिंक्स वाले हिस्से को। फिर लैरिंजियोफेरिंक्स के बाद में आपका लैरिंक्स ही आ जाएगा, ये आपका लैरिंक्स है जिसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। भई लैरिंक्स जो है वो विंड पाइप वाला है और उसके पीछे की तरफ जो है ईसोफेगस है, तो खाना विंड पाइप में जाएगा कि ईसोफेगस में जाएगा, हवा ईसोफेगस में जाएगी कि विंड पाइप में जाएगी, इसको डिसाइड करता है ये एपिग्लॉटिस, कि हम निगलने के वक्त में ये खाने का जो बोलस होता है उसको ईसोफेगस की तरफ डायरेक्ट कर देता है। बाकी जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो ये हमारे ईसोफेगस को कवर करके रखता है ताकि सांसें चलती रहें।
फिर इसके बाद नीचे ट्रेकिया वगैरह आ जाएगा, फिर ब्रोंकाई आ जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, अल्टीमेटली ब्रोंक्यूल करते 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 प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल करते करते हम अल्टीमेटली किस में पहुंच जाएंगे, अल्टीमेटली हम पहुंच जाएंगे इसके अंदर में, ये जो हमारा एल्वेलाई वाला पार्ट है उसमें। तो जो पूरा स्ट्रक्चर अभी की अभी हमने देखा वही यहाँ पर आपको बता देगा कि भैया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल नाक से शुरू हो रहा है, जो कि लिप्स के ऊपर है। नेजल चेम्बर जो है वो फेरिंग्स में खुलता है, तो वो ये रहा कि पूरा का पूरा जो नेजल चेम्बर है ये फेरिंग्स में खुलता है। सबसे पहले नेजोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स, फिर लैरिंजोफेरिंग्स। हम्म। तो बोल रहा है कि ये जो फेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज है फूड का और एयर का, इसीलिए उसके नाम भी उसी तरीके से पड़े हुए हैं। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आ जाता है जो हमारा वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स अल्टीमेटली ट्रेकिया को लीड करता है। लैरिंग्स में जो है वो कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड बॉक्स के नाम से जाना जाता है, वो भी हमने देख लिया। और वहीं पर क्योंकि ये साउंड बॉक्स है और पीछे की तरफ ईसोफेगस है, यहाँ पर एपिग्लॉटिस मिलेगा जो डिसाइड करेगा कि खाना जो है वो कहाँ जाएगा। कार्टिलेज का फ्लैप है। ट्रेकिया की अगर बात करें तो ट्रेकिया जो है वो मिड थोरेसिक रीजन में आपको यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पर आपका मतलब पॉइंट ये है कि ये वाला जो हिस्सा है ये मिड थोरेसिक वाला, यहाँ पे पूरा ट्रेकिया मिलेगा। कार्टिलेजिनस रिंग मिलेंगी और खास करके इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये, अगर आप देखें तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहाँ पर कार्टिलेजिनस रिंग नहीं है, पूरी नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है, ये रहा ना इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है भाई कि भाई तुम जो पूरे के पूरी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे मतलब पीछे की तरफ से वर्टिब्रा कैलकुलेट कर लो और वहां पर ये क्या होगा, डिवाइड होगा प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर वहां से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल करते 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 तुम एल्वेलाई तक पहुंच जाओगे। तो बोल रहा है कि पांचवे पे ये डिवाइड हो गया प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी ब्रोंक्यूल, क्वार्टनरी करते करते अल्टीमेट जो वास्कुलराइज्ड बैग होता है उसको हम एल्वेलाई बोलते हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वेलाई जो है ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो हमारा पूरा लंग्स बनाता है। इसके बाहर डबल लेयर्ड प्लूरा शब्द है, जैसे प्लूरा शब्द जहां जाए वो लंग्स से रिलेटेड होता है, जैसे पीपीएल प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो वो लंग्स से ही रिलेटेड है कि लंग्स के प्लूरल फ्लूइड में वो बैक्टीरिया मिल रहा था, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहा था। यहाँ पर है तो वही जाहिर सी बात है, इतने दिन में इतनी बार सांस लेते छोड़ते हैं तो फ्रिक्शन होगा, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो फ्रिक्शन को कम करता है। आउटर वाली जो है वो क्लोज कांटेक्ट में होता है, आउटर प्लूरल दो दो मेम्ब्रेन है, एक बाहर वाली होगी एक अंदर वाली होगी, तो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो थोरेसिक लाइनिंग के साथ रहती है, और इनर वाली जो है, एक सेकेंड, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो लंग्स के सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहती है। ओके। जब अब आपके दो पार्ट हैं, आपका एक पार्ट है जो कि आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू हो रहा है और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जा रहा है, जिसको आप कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। यहाँ एयर केवल और केवल एक्सचेंज नहीं होती है, केवल घूमती है, पहुंचती है। कंडक्टिंग पार्ट के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है आपका एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट वो पार्ट है जिसमें आपका वो हिस्सा आएगा, एल्वेलाई वगैरह आएंगे, जहां पर आप गैशियस एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज जहां हो रहा है। हमारे पूरे के पूरे लंग्स जो नाक वगैरह नेजोफेरेंक्स वगैरह पार्ट है, इसका काम है भाई, ठंड में आपकी नाक लाल हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो वहां पर उसको बॉडी के टेम्परेचर पर लेकर के आना है, एयर टू बॉडी टेम्परेचर। नाक के बाल हों चाहे नाक के अंदर में बनने वाला म्यूकस हो, ये सारा का सारा जो है फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए और एयर को ह्यूमिड करने के लिए। हम जब करते हैं चश्मे पर तो उस पे पानी आ जाता है, वो यही है कि हम एयर को ह्यूमिडिफाई करते हैं। ऑक्सीजन और CO2 जो है वो ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में, फिर यहाँ पर एक्सचेंज जो पार्ट है वहां पर उन दोनों का एक्सचेंज होगा, जाहिर सी बात है, एक्सचेंज वाले पार्ट। थोरेसिक चैम्बर बता रहा है कि भाई एयर टाइट चैम्बर होता है, और अगर पीछे की तरफ से देखेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम है पीछे की तरफ हमारे पास, और आगे की तरफ देखेंगे तो स्टर्नम है। चारों तरफ से ये लेटरली जो है वो रिब से कंट्रोल होता है। एक डोम शेप्ड डायफ्राम भी होता है हमारे पास, यहीं कहीं होगा, ये रहा, यहाँ इस तरीके से डोम शेप्ड डायफ्राम होता है, सामने की तरफ स्टर्नम और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम। एनाटॉमिकली सेटअप जो है लंग्स इन थॉरेक्स, कि भाई थॉरेक्स हमारा जो रीजन है उसके अंदर में लंग्स हैं, और
चेंज इन वॉल्यूम इन थोरेसिक कैविटी जो कि आपका रिफ्लेक्ट इन द पल्मोनरी कैविटी। भाई हमारा थोरेसिक मतलब ये जो एरिया है ये थोरेसिक चैम्बर हो गया और एक लंग हो गया। तो अगर हमारे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम ऊपर नीचे होगा तो मेरे लंग्स का वॉल्यूम भी ऊपर नीचे होगा और हम ये देखेंगे कि यही मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। कैसे, वो भी देखेंगे। रेस्पिरेशन में ये सारे के सारे स्टेप जो है इन्वॉल्व होंगे, इनको देख लेते हैं जरा। बेसिक प्रोसेस है कि भाई सबसे पहला पहला स्टेप जो है वो ये है कि भाई आपका जो एल्वेलाई है उसके अंदर में ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो अंदर ली जाएगी और CO2 रिच जो एल्वुलर एयर है उसको बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। दूसरा स्टेप है कि भाई आपका O2 जो है और CO2 जो है इनका एल्वुलर जो मेम्ब्रेन है, मतलब हम जानते हैं कि अल्टीमेटली एल्वुलाई बचता है, तो एल्वुलाई में से जो ऑक्सीजन है वो अंदर ली जानी है और CO2 जो है बाहर फेंकी जानी है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, भाई एक बार आपने ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर में हीमोग्लोबिन पे बिठा लिया, फिर उसके बाद आप उसको ब्लड के जरिए बॉडी के अलग अलग टिश्यू के पास लेकर के जाएंगे। फिर जो ऑक्सीजन और CO2 है पहले जो आपका एल्वेलाई वाली जगह पर एक्सचेंज हुआ था, अब जो है वो ब्लड और टिश्यू वाले लेवल पे भी एक्सचेंज होगा। डिटेल में पढ़ना ही है हमें, आगे बहुत डिटेल में आएगा। और फिर ये आपको चैप्टर नंबर 14 में पता चलेगा, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो हमने सांस ली हुई है वो अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करती है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में हम उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर CO2 जो है वो रिलीज कर देते हैं, जो कि TCA साइकिल से भी आपका जो है निकल रही है, आपको पता होगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग ये है दोस्त कि लोगों को लगता है कि हम ऐसे सांस खींचते हैं तो हमारे लंग्स का या थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, जो कि बिल्कुल गलत है। पहले हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है हमारे लंग्स को कि भैया थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है बढ़ाओ, और जैसे ही वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं तो लंग्स के अंदर में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एयर खुद ब खुद बाहर से अंदर की तरफ भाग जाती है। इंस्पिरेशन अंदर जाना गैसेस का, एक्सपिरेशन बाहर जाना गैसेस का, ठीक है। रिलीज आउट, ड्रॉन इन। अब इस ये होता क्यों है? ये होता है क्योंकि एक प्रेशर ग्रेडियंट बनवाया जाता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। ओके, कैसे होगा? इसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ओके, नाम दे दिया एक। बोल रहा है कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करो लंग्स के अंदर में, जिसकी वजह से एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर, मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा हो और लंग्स में प्रेशर कम हो तो खुद ब खुद जो एयर है वो अंदर की तरफ चली आएगी। ये काम कैसे होगा? ये काम होगा दो तरीकों से, कि आपके पास एक तो मसल होती है रिब्स के बीच में जो कि इंटरकोस्टल मसल कहलाती है। दो तरीके की होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इनर इंटरकोस्टल मसल। एक तो ये जो है आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी और उसकी वजह से आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक तो ये देखो, ये वाला जो है ये डायफ्राम जो है ऐसा रहता था डोम, थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। थोड़ा सा फ्लैट होगा तो ये ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा, और ये जो है जो मेरी इंटरकोस्टल्स मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो ये ओवरऑल लेवल पे इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो एयर खुद ब खुद अंदर की तरफ चली जाएगी। तो ये प्रोसेस है, मैकेनिज्म है ये वाला। तो मसल्स हैं, मसल्स कौन सी है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इनर इंटरकोस्टल मसल, जो रिब्स वाले एरिया में है। और ये जनरेट ग्रेडियंट को जनरेट कराएगी। वो नेगेटिव प्रेशर कैसे जनरेट कराएगी वो भी देख लिया हमने। इंस्पिरेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम के, डायफ्राम किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा सा फ्लैट हो जा रहा है, तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है हमारे थोरेसिक चैम्बर का वो बढ़ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का और इनर इंटरकोस्टल मसल का, जिसकी वजह से रिब्स उठ जाएंगे बाहर की तरफ। और इधर की तरफ दिया हुआ है कि स्टर्नम जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगी, वॉल्यूम पूरे के पूरे चैम्बर का बढ़ जाएगा। और उसी तरीके से सिमिलरली इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया, इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, तो उसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब कि लंग्स के अंदर में प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर से जो एयर है खुद ब खुद अंदर की तरफ भागी चली आएगी। और बिल्कुल इसका उल्टा होगा जब हमें एक्सपिरेशन करना है, कि आपका डायफ्राम रिलीज हो जाएगा, वो थोड़ा सा फ्लैट पोजीशन में था तो फ्लैट पोजीशन से वापस से ऐसी पोजीशन में आ जाएगा, और जो हमारी इंटरकोस्टल मसल है वो भी रिलैक्स हो जाएंगी, तो वो भी अंदर की तरफ आ जाएंगी। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से
आपका ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। अब ओवरऑल वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा और एयर खुद ब खुद जो है बाहर की तरफ चली जाएगी। तो वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल। ठीक है, मतलब कि आप और भी ज़्यादा इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इस केवल इतनी ही मसल इसके अंदर में नहीं है, काम कर रही हैं। आप जानते हैं कि किस तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो जब तक ध्यान नहीं दे रहे हैं तब तक इस प्रोसेस से काम चलेगा, और जब ध्यान दे रहे हैं तो फिर आप ज़बरदस्ती भी ऐसे खींच सकते हैं। 12 से 16 सांसें प्रति मिनट हम जो है लेते हैं। आप अपने फर्स्ट ईयर के अंदर में ही स्पायरोमेट्री का जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपको एक दिया जाएगा कंप्यूटर से अटैच करके, जिसमें आपको सांस वगैरह लेनी पड़ेगी और ये सारे के सारे वॉल्यूम्स बनाने पड़ेंगे। इससे पहले कि हम इस वॉल्यूम्स पे जाएं तो फटाफट से ये जरा डायग्राम देखिए पहले तो आप। जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे सुनते जाइए। ये है आपका टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मली सांस लेना, नॉर्मली सांस छोड़ना, नॉर्मली सांस लेना, नॉर्मली सांस छोड़ना, नॉर्मली सांस लेना, नॉर्मली सांस छोड़ना। ये आधा लीटर होती है लगभग लगभग। इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, नॉर्मल कंडीशन में। और अगर मान लो कि यहाँ से तुम क्या करो, पूरी जान लगा करके सांस निकालो, तो तुमने पूरी जान लगा के सांस निकाल दी, वो तुम्हारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था। अब तुम पूरी जान लगा करके सांस लो, तो जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम से फालतू तुमने सांस ली है तो वो तुम्हारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और फिर क्या करोगे? ये तो हो गए वॉल्यूम सारे के सारे हैं। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमेशा हमारे लंग्स में रहता ही रहता है, जिसको तुम चाह करके भी नहीं निकाल सकते, वरना लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। तो वो हम चाह करके भी निकाल तो सकते नहीं। तो ये हो गए वॉल्यूम्स। फिर बाकी इनको मिला मिला के टाइडल वॉल्यूम जरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को मिला दो, इन दोनों को, तो ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला दो तो ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बन जाता है। सारी चीजें मिला दो और केवल रेजिडुअल वॉल्यूम को हटा दो तो वाइटल कैपेसिटी बन जाता है, और सब चीज मिला दो तो टोटल लंग कैपेसिटी बन जाती है। यही लिखा हुआ है टाइडल वॉल्यूम के। और बस जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज ये वाली याद करनी पड़ेंगी जो एनसीईआरटी में दी गई हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती हैं वैल्यूज दिखने में, वो स्टैंडर्डाइजेशन का पंगा है, लेकिन आपको ये देख लीजिएगा आप बस कि ये वाली चीज़ें आप याद करें। हाँ, तो रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी, सारी कैपेसिटीज़ भी हमने कर ली हैं। ओके, अगला टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस की गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है। तो ये तो हम जानते हैं कि अल्टीमेटली एल्विलाई जो है वो है जगह जहाँ पर मेन साइट है जहाँ पर एक्सचेंज होगा गैसेस का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और एक जो दूसरी जगह है जहां पर एक्सचेंज होगा गैसेस का वो है ब्लड और टिश्यू के बीच में। तो एक तो एल्विलाई में और एक टिश्यू के लेवल पे, और दोनों ही जगह पर सिंपल डिफ्यूजन काम कर रहा है, और दोनों ही जगह पे प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है। अगर हम बात करें थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है आपकी। तो किन किन चीज़ों पर किसी गैस का एक्सचेंज डिपेंड करेगा? पहला, गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, जो मेम्ब्रेन है जो हमें पार करनी है उसकी थिकनेस क्या। आप जानते हैं कि जो एक एल्वुलाई जो है वो बनी हुई है आपकी एक सेल से, फिर इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके नीचे एंडोथेलियल सेल है जो वो भी एक ही सेल की है। तो इतना कम लेयर होती है जिसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ठीक रहता है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय, भाई आपके पास एक डब्बा है, इस डब्बे में 15 गैसेज हैं, ये 15 की 15 गैसेज इस डब्बे की दीवार पर फोर्स लगा रही हैं, मतलब कि प्रेशर लगा रही हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर लगा रही हैं। अब उन 15 गैसेज में से एक गैस कितना प्रेशर लगा रही है उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो हमारे लंग्स के अंदर में सभी गैसेज हैं, ऐसा तो है नहीं कि जब हम सांस खींचते हैं तो केवल ऑक्सीजन खींचते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, CO2 भी, सब है। लेकिन उन सब के सारी जो गैसेस हैं वो प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, लेकिन हमें कि उन सारी गैसेस का प्रेशर नहीं चाहिए, हमें एक गैस का प्रेशर चाहिए, हमें ऑक्सीजन का प्रेशर चाहिए। तो वही अकेली इतनी सारी गैसेस के मिक्सचर में अकेली ऑक्सीजन का जो प्रेशर जो कंट्रीब्यूट करती है वो, उसको कहते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर हो गया ये। और आप देखेंगे कि ऑक्सीजन और CO2 दोनों के में ही ग्रेडियंट बनता है। आप जानते हैं कि चीज़ें जो हैं वो अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से
ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, फिर एल्वेलाई में जाएगी, फिर ब्लड में जाएगी, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी, फिर मतलब ये इसको पहले रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन कहाँ से कैसे जाएगी। तो इस तरीके से अल्टीमेटली फिर टिश्यू में चली जाएगी। उसी तरीके से CO2 जो है वो टिश्यू से चलते-चलते डीऑक्सीजनेटेड से होते-होते वो कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर एल्वेलाई ऑक्सीजनेटेड से होते हुए टिश्यू में चली जाएगी। दोनों में ही ग्रेडिएंट बनना ज़रूरी है। कैसे होगा ट्रांसफ़र? ये एल्वेलाई है। एल्वेलाई से ऑक्सीजन गया ब्लड में, ब्लड से गया हार्ट में, हार्ट से गया टिश्यू में गया ऑक्सीजन, वहाँ से ले ली CO2 और फिर CO2 जाएगी वेन से जाएगी लंग्स, लंग्स से जाएगी पल्मोनरी आर्टरी और वहाँ से एल्वेलाई और एल्वेलाई से बाहर। CO2 और ऑक्सीजन का जो ग्रेडिएंट है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है जो हमने देख लिया है। बता रहा है कि CO2 जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है आपका ये क्या नाम है आपके ब्लड के अंदर में एज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 से 25 गुना है आपका। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू ऑक्सीजन। मतलब कि जो डिफरेंस है ये देखिए ये वाला जो डिफरेंस है आप देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन के केस में बहुत ज़्यादा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत कम है ना। तो CO2 के केस में जो डिफरेंस है प्रेशर ग्रेडियंट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो CO2 जो है बहुत इज्जत के साथ भाग जाएगी बाहर जब उसको मौका मिलेगा। तो CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो जो ग्रेडियंट है आसान भाषा में ऑक्सीजन का ग्रेडियंट उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ग्रेडियंट CO2 का है एल्वेलाई से बाहर भागने में। यहाँ पर आपको स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगी। ये आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम है जो कि एक सेल की बनी हुई है। फिर यहाँ पर आपको एंडोथेलियम मिलेगी जो कि आपका ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है वो भी एक सेल की बनी हुई है। दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तीनों को मिलाकर के तीनों लेयर्स को मिलाकर के भी उनकी जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। और फिर बस यही है फेवरेबल और ये इसीलिए इतनी कम थिकनेस डिफ्यूजन के लिए बढ़िया है तो फेवरेबल है डिफ्यूजन हो जाएगा इज्जत के साथ आपका। अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। भाई दो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कराना है, एक है हमारी ऑक्सीजन और दूसरी है हमारी CO2। तो सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं ऑक्सीजन का। कह रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो 97% जो है वो आपका हीमोग्लोबिन के थ्रू हो जाएगी कि ट्रांसपोर्टेड ऑन आरबीसी और आरबीसी में कहाँ हीमोग्लोबिन पे। और बचा जो 3% है वो ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व हो जाएगी प्लाज्मा के अंदर में। अब बात करते हैं CO2 की। CO2 जो है 20 से 25% जाएगी आरबीसी या हीमोग्लोबिन पे, 70% जाएगी प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट की फॉर्म में और 7% जाएगी डिजॉल्व्ड फॉर्म में। तो CO2 जा रही है 3 तरीके से, ऑक्सीजन जा रही है 2 तरीके से। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखेंगे हम कि ऑक्सीजन हम जानते हैं कि 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड से हो रहा है, ब्लड में आरबीसी से हो रहा है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के ऊपर हो रहा है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड नजर आता है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो रिवर्सिबल मैनर में चिपकती है, मतलब चिपक जाएगी तो छूट भी जाएगी। चिपकने के बाद हीमोग्लोबिन जमा ऑक्सीजन मिला करके उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 ऑक्सीजन। देखिए क्या है कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है आप जानते हैं कि उसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और उसके अंदर में 2 बीटा चेन होती हैं। तो टोटल मिलाकर के 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, तो 4 चेन है तो मतलब कि 4 हीम ग्रुप है, मतलब कि 4 आयरन है और 4 आयरन है तो मतलब 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन उससे चिपक सकता है। ओके हाइड अब बता रहा है कि भैया बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो कई सारी चीजें हैं जिनकी वजह से अफेक्ट हो सकती है, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो इस वाले पार्ट को समझने के लिए हमें दो चीजें समझने की जरूरत है। पहला एक तो ये वाला ग्राफ और फिर मैं ये वाले ग्राफ पढ़ा दूंगा। पहले ये वाला ग्राफ देख लेते हैं। ये वाला ग्राफ क्या कह रहा है भैया, वाई वाई पे देखिए देखिए क्या दिख रहा है कि
कितना ज़्यादा ऑक्सीजन चिपका है हीमोग्लोबिन से। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर जो है वो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। मतलब कि दूसरी तरफ आप यहाँ लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसे-कैसे बढ़ती जा रही है। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब बढ़ती जाएगी तो कैसे अफ़ेक्ट करेगा ये? तो पहला तो ये कि भई जैसे-जैसे ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता है, वैसे-वैसे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ज़्यादा चिपकता चला जाता है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ेगा उतना ज़्यादा इज्जत के साथ लीनियरिटी नहीं है। क्या देखने को नज़र आता है कि लीनियरिटी नहीं है कि पहले भई जैसे शुरुआत में कम कंसंट्रेशन बढ़ी है और कम कंसंट्रेशन बढ़ी है और कम कंसंट्रेशन के अंदर में भी बहुत बुरे तरीके से वो ऊपर की तरफ चला गया है। लेकिन फिर धीरे-धीरे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल खत्म होने लगेंगे तो फिर वो 100% पे जाके इस तरीके से खत्म हो जाता है। तो इसलिए सिग्मॉइड कर्व बनता है, लीनियर कर्व नहीं बनता है कि एक ऑक्सीजन जब चिपक जाती है तो फिर दूसरी वाली और जल्दी चिपकती है, चौथी और जल्दी चिपकती है, फिर जल्दी-जल्दी चिपक कर के जल्दी से ये एस शेप कर्व बना लेता है। फिर आते हैं हमारी बात कि भई क्या फ़र्क पड़ेगा CO2 वाले से कि भैया अगर मैं मेरी एक्स एक्सिस पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है और वाई एक्सिस पे मेरी किसकी कंसंट्रेशन है? हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन की कंसंट्रेशन है। भाई मैं जानता हूँ कि CO2 भी हीमोग्लोबिन पे बाइंड करती है तो ज़्यादा CO2 जो है वो प्रॉब्लम कॉज़ करेगी, ये मैं जानता हूँ। तो मैं क्या देखूँगा? मैं देखूँगा कि अगर मैंने CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, तो पहले जितनी जल्दी मेरा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से चिपक जाता था, अब थोड़ा देर से चिपकेगा। राइट साइड का मतलब है देर से, क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ रही है मुझे। पहले मुझे 50% जो है 50% हीमोग्लोबिन चिपकाने के लिए 30 पे ही काम हो जाता था मेरा। लेकिन जब से CO2 आई है मुझे 50% हीमोग्लोबिन चिपकाने के लिए 40 जो है वो देनी पड़ती है, ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो ये इसको कहते हैं कर्व का राइट साइड में शिफ्ट होना। तो अगर CO2 का अमाउंट कम है तो कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा और CO2 का अमाउंट ज़्यादा है तो कर्व जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि ये रिवीजन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया गया है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, और ये सारे के सारे ग्राफ एप्लीकेशन पे 200 घंटे के लेक्चर हैं, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। अब चूंकि CO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H प्लस आयन, देखो जितना ज़्यादा CO2 उतना ज़्यादा H प्लस आयन उतना लोअर pH। तो ज़्यादा CO2 होना इज इक्वल टू लोअर pH, ये तो नॉर्मल बात है। तो ये तो सेम ही ग्राफ हो गया, क्योंकि CO2 बढ़ेगा तो CO2 अकेला तो है नहीं, पानी में है, CO2 पानी में है तो H2CO3 बनेगा, H2CO3 बनेगा तो H प्लस आयन बनेंगे, H प्लस आयन बढ़ेंगे तो pH नीचे जाएगा। तो pH नीचे जाए या CO2 का अमाउंट बढ़ जाए, ये एक ही बात है। आइए अब यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेते हैं। बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड इज हाईली यूजफुल, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। क्या किस चीज़ के लिए? कि CO2 की कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमने देखा कि ज़्यादा CO2 की कंसंट्रेशन पे कर्व राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा और कम CO2 की कंसंट्रेशन पे कर्व जो है लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। और H प्लस आयन का भी असर हमने देख लिया। वेयर देर इज हाई ऑक्सीजन, लो CO2, लो H प्लस आयन, वहां पर क्या होगा आपका? बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। हाँ नॉर्मल है भाई, CO ऑक्सीजन अगर ज्यादा है और CO2 कम है तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ही तो बाइंड करेगा, तो ये बढ़िया है। और CO2 और H प्लस आयन का तो रिश्ता है ही आपस में। अगर ऑक्सीजन कम हो, CO2 ज्यादा हो और H प्लस आयन ज्यादा हो तो फिर डिसएसोसिएशन होगा। फिर क्या होगा? फिर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे से अलग होने में ज्यादा विश्वास रखेंगे। सेम सेम बात और सही बात। हर एक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो 5 ml ऑक्सीजन जो है डिलीवर कर सकता है। अगला टॉपिक है हमारा CO2 का ट्रांसपोर्ट करवाना है हमें। तो CO2 जो है वो जब 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। पहला 25% लगभग लगभग हीमोग्लोबिन से चिपक कर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन के। दूसरा आपका जो है डिसॉल्व हो करके ऊपर हमने देखा तकरीबन 70% जो है वो आपका बाइकार्बोनेट की फॉर्म में और 7% जो है वो डिसॉल्व हो करके। तो मैं इसको पहले समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ, बाकी फिर एनसीईआरटी की लाइन से भी बता देंगे आपको। तो ये समझिए पहले,
ये ऊपर वाला जो है वो है आपका कहाँ पर, एल्वेलाई पे, ये एल्वेलाई पे है, और नीचे वाला है कहाँ पर, टिश्यू के लेवल पे। तो ध्यान से देखिए कि क्या होगा कि भाई आप जानते हैं कि टिश्यू के लेवल पे CO2 बनती है, ओके। तो CO2 सेल से बनी, सेल से बाहर निकली, सेल से बाहर निकल के कैपिलरी में गई, और कैपिलरी के अंदर में है मेरा ब्लड, और ब्लड वहां पर क्या देखूंगा मैं कि CO2 को सबसे पहले अंदर ले लिया गया आरबीसी के, ठीक है। CO2 के अंदर, CO2 को जब आरबीसी के अंदर ले लिया गया तो जब CO2 को आरबीसी के अंदर ले लिया गया तो CO2 जो है चिपक गई, किसके साथ रिएक्ट करी, H2O के साथ। ऐसे ही रिएक्ट नहीं करती है, एंजाइम चाहिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम चाहिए। एनहाइड्रेज एंजाइम मिलेगा तो H2CO3 बन जाएगा, और चूंकि पानी है तो क्या होगा, तो CO3 माइनस और H प्लस आयन के अंदर में ये डिसएसोसिएट हो जाएगा। खास बात क्या है, खास बात ये है कि H प्लस आयन जो है आपका, H प्लस आयन जो है आपका वो ऑक्सीजन, भाई हीमोग्लोबिन पे ऑलरेडी ऑक्सीजन बाइंड है, तो ये H प्लस आयन लात मार के ऑक्सीजन को गिरा देगा और खुद बाइंड कर जाएगा H हीमोग्लोबिन से। अब हीमोग्लोबिन से हाइड्रोजन बाइंड कर गया है और ऑक्सीजन फ्री होकर के कहाँ चला जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा। तो एक तो तरीका है ये जो कहाँ चल रहा है, ये वो है, ये वो क्या नाम है, वो आपका 70% है, ये वो आपका 70% है जो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। एक तरीका और है, वो क्या है कि CO2 जो है वो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन से बाइंड कर ले और हीमोग्लोबिन और CO2 का कॉम्प्लेक्स बन जाए। तो ये हो गया मेरा 70%, ये हो गया तकरीबन 20 से 25%, और बचा हुआ 7% ऐसे ही प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं। बिल्कुल इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कहाँ होगा, बिल्कुल इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा हमारे एल्वेलाई में। भाई एल्वेलाई में क्या होगा, अगर आप याद करें तो ये HCO3 माइनस निकल करके बाहर चला गया था। अब यही जो है HCO3 माइनस अंदर आएगा, अंदर आकर के ये दोनों मिल करके H2CO3 बनाएंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको वापस से CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देगा, और ये CO2 एल्वेलाई में इस तरीके से बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो एक जब आप HCO3 माइनस को बाहर निकाल रहे थे तो आपने एक -1 चार्ज को आरबीसी से बाहर निकाल लिया था। और आप जानते हैं कि ऑस्मोलैरिटी अगर आपको मेंटेन रखनी है तो HCO3 माइनस में एक माइनस बाहर गया है तो एक माइनस को अंदर लाना भी पड़ेगा। तो जब आरबीसी से HCO3 माइनस बाहर जाता है और उसके बदले क्लोराइड को हम अंदर लेकर के आते हैं तो उसी को हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। भाई CO2 हीमोग्लोबिन पर जाता है तकरीबन 25% और उसको कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और ऐसा तब होता है जब CO2 का तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो, तब ये काम होगा। तो बहुत बढ़िया से जो CO2 है वो आज इज्जत के साथ हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा। लेकिन अगर आप देखें कि CO2 की कंसंट्रेशन कम हो और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो फिर डिसएसोसिएशन होता है CO2 का। और एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन दोनों ही जरूरी है, दोनों ही चाहिए। CO2 हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है। CO2 जो कि विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन वो डिलीवर करता है CO2 को कहाँ पर, एल्वेलाई में। भाई आपका टिश्यू से CO2 बना है, वहां से आरबीसी ने उसको पकड़ा है और आरबीसी कहाँ लेकर के आएगा, एल्वेलाई पर लेकर के आएगा। और वही हम पढ़ चुके हैं सारा का सारा, वही रिपीट करा देता हूँ कि आरबीसी के अंदर में एक एंजाइम है और वो एंजाइम हमने देखा था कार्बोनिक एनहाइड्रेज के, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी के अंदर में है। और ये एंजाइम क्या करता है, ये रिएक्शन करवा देता है CO2 जमा H2, H2CO3, फिर ये वाली रिएक्शन भी हमने देख ली भैया, CO2 जमा H2O, H2CO3, फिर डिसोसिएट हो जाएगा H2CO3 माइनस और H प्लस आयन के अंदर में, ये देख लिया हमने। फिर हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से टिश्यू साइड पर वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, कि भाई टिश्यू में तो CO2 ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पे CO2 ज़्यादा बन रहा है, तो CO2 जो है वो डिफ्यूज़ कर जाएगा आरबीसी के अंदर में और अल्टीमेटली HCO3 माइनस और H प्लस आयन बना देगा। ये रहा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम होगा कहाँ पर, जब एल्वेलाई वाली जगह पे होगा। एल्वेलाई वाली जगह पे वहाँ पर CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli and release out into the CO2। मतलब कि NCERT ने खाली लाइन लिख दी, हमने वो प्रोसेस पूरा डिटेल में देखा कि टिश्यू से CO2 ले करके उसे बाइकार्बोनेट में बदल के HCO3 माइनस को प्लाज्मा में डाल के
किस तरीके से अल्टीमेटली फिर उसे वापस लेकर के दोबारा से इसे CO2 में कन्वर्ट करके किस तरीके से एल्वेलाई पे भेजा जाएगा। रेगुलेशन की बात करें तो भई आपका जो साँस लेने का रिदम विदम है वो हमारा न्यूरल सिस्टम जो है वो मेंटेन करेगा। तो हमारे पास 2 रीजन हैं, हमारे पास एक रीजन है वो ये पोन्स वाला और एक रीजन है मेडुला वाला। ये दोनों ही जो है हमारी साँसों को थोड़ा-सा मेंटेन करते हैं। तो एक है मेडुला वाला रीजन जो कि हमारा रेस्पिरेशन का रिदम सेंटर है और एक है हमारा पोन्स वाला एरिया जो कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। जो दोनों ही जगह पर हमें एक कीमो सेंसिटिव एरिया मिलेगा दोनों पे ही, जो कि जैसे कि आपको एक कीमो सेंसिटिव एरिया है रिदम सेंटर के बगल में, वहाँ वो सेंसिटिव है किसको लेकर के CO2 और H+ आयंस को लेकर के। तो जैसे ही बॉडी के अंदर में CO2 जब आप साँस रोक करके खुदकुशी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप साँस जितना मर्ज़ी आप साँस रोक लीजिए, क्या होता है कि आपकी अथॉरिटी ही नहीं है फाइनल अथॉरिटी है आपकी मेडुला और पोन्स की। और जैसे ही आप साँस रोकेंगे और बॉडी के अंदर में बहुत ज़्यादा CO2 और H+ आयन बढ़ता चला जाएगा, तो एक वक़्त आएगा, ये कीमो सेंसिटिव एरिया अपने ऊपर ले लेगा और खुद ब खुद जो डायफ्राम है और इंटरकोस्टल मसल है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करा देगा और आप खुद ब खुद साँस जो है आ जाएगी आपको वापस। इसके अलावा हमारा दिल जो है, वो दिल के ऊपर आयोटिक आर्च है, कैरोटिड आर्टरी जो जा रही है, ये यहाँ से जो 2 ऊपर जाती है मेन, और दिल जो है उसके ऊपर एक आर्च बना हुआ है आयोटिक आर्च का। वहाँ पर भी कीमो सेंसिटिव एरिया है जो कि CO2 और H+ आयन के लिए सेंसिटिव है और वहाँ से भी हमें ये पता चलता है कि कहीं हमारे बॉडी के अंदर में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ तो नहीं रहा है। सॉरी। आखिरी टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो सबसे पहला है अस्थमा। अस्थमा एक तरीके से आपका भाई होता यूँ है कि आपका शरीर जो है वो ऐसी चीज़ जो कि खतरनाक नहीं है उसे खतरनाक मान लेता है। जैसे पॉलन ग्रेन वगैरह हो गया। तो पॉलन ग्रेन आपके शरीर लंग्स में जाके कुछ करेगा नहीं, लेकिन आपका शरीर पगला जाता है, उसे लगता है ये पॉलन ग्रेन कुछ करेगा और हमारी जो मास्ट सेल हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स शुरू कर देती हैं और वहाँ हो जाता है इन्फ्लामेशन और उसकी वजह से व्यक्ति जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह हैं जो कोलैप्स मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और जिसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। एम्फिसिमा लंबे समय में होने वाला डिसऑर्डर है, क्रॉनिक मतलब लंबा समय। और रेस्पिरेटरी सरफेस जो है इसके अंदर में डिक्रीज, व्यक्ति जो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उनका लंग का सरफेस एरिया जो है बहुत ज़्यादा कम होता चला जाता है। और लास्ट है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं कि भैया जहाँ पर पत्थर जो है वो ग्राइंड किए जा रहे हैं या डस्ट बन रही है बहुत ज़्यादा और आप इससे बहुत ज़्यादा समय तक जब एक्सपोजर रहेंगे तो आपके लंग्स के अंदर में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाएगा, मतलब कि लंग्स जो हैं वो लचीले नहीं रहेंगे आपके उतने जितने लचीले होने चाहिए और फाइब्रस टिश्यू जो है लंग के अंदर में बहुत बन जाएगा और लंग डैमेज होने लग जाएगा। इसलिए ऐसी जगहों पर मास्क पहनना चाहिए। तो भाई प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है इस वाले चैप्टर के जो है एमसीक्यू जो ये लिखे मैंने इसी में है, बट ये वाले जो एमसीक्यूज़ हैं ये प्लीज़ एनसीईआरटी हाउ प्लेटफॉर्म जो है एक्सचेंज करता है, विच अभी जैसे ही एक बार बस कोर्स ख़त्म हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए तो फिर हम लाइव आना शुरू कर देंगे और लाइव आकर के फिर हम दोनों चीज़ें किया करेंगे। ये रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे और रिवीजन के अलावा अपना जो है जो एमसीक्यू जो हम सॉल्व कर रहे थे वो एमसीक्यूज़ भी सॉल्व किया करेंगे। आप अपने पर्सनल लेवल पे भी सॉल्व करेंगे और मैं यहाँ पर भी जो है वो सॉल्व करवा दिया करूँगा आपको ये सारे के सारे एमसीक्यूज़। तो मेक श्योर कि आप बायोशाला की ऐप पे जाएँ और आज में इसके जो एमसीक्यूज़ हैं उनको निपटा लें जितना जल्दी हो सके। बाकी तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।